अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अख्तर अली एक सरकारी महकमे में हेड क्लर्क के ओहदे पर फाइज था। वो एक अय्याश तबा आदमी था। शराब नोशी उसका महबूब मशगला था। वो जुआ भी खेलता था क्योंकि वो एक ऐसी सीट पर था जहां पैसों की रेल पेल थी। रिश्वत का माल लेनों से बहुत भाता था। उसकी जेबें नोटों से भरी रहती थीं। हालांकि अख्तर अली की उम्र 42 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन वो अपने आप को अभी तक नौजवान ही ख्याल करता था। वो ठट्ठा का रिहायशी था, लेकिन एक शिकायत की बुनियाद पर उसकी पोस्टिंग बदीन में कर दी गई थी। यहाँ कई कदीम इमारतें थीं, जिनमें से एक ऐसी ही इमारत में अख्तर अली का दफ्तर भी था। अख्तर अली की पोस्टिंग यहाँ पर हुई तो उसे बताया गया कि इस इमारत में एक ऐसा कमरा है जो कि बहुत तवील अरसे से बंद पड़ा हुआ है। क़याम पाकिस्तान से कबल एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने उस कमरे में शराब नोशी की थी, तो उसे दूसरे ही दिन अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था। बकौल ऑफिस मुलाजमीन के उस कमरे में कुछ नेक बुजुर्ग जिन्नात रहते हैं जो कि नशा करने वालों से सख्त नफरत करते हैं और नशा करने वालों को कड़ी सज़ा भी देते हैं। अभी 1 साल पहले की ही बात थी जब रात में ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार ने चर्च की सिगरेट पीने की कोशिश की तो उसे उन नादीदा मखलूक के इताब का शिकार होना पड़ा था। वाक़या यूं हुआ कि रात में ड्यूटी के दौरान वो कुर्सी पर बैठा था। उसकी ड्यूटी का आज पहला ही दिन था। यहाँ पर 2 चौकीदार होते थे, एक दिन में जबकि दूसरा रात में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देता था। उसने उसी पुरस्रार कमरे के पास अपनी कुर्सी रखी और चर्स भरी सिगरेट सुलगा ली। उसने अभी 2 कश ही लगाए थे कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे उठाकर ज़मीन से बुलंद कर दिया हो और फिर किसी अनदेखी ताकत ने उसे उल्टा लटका दिया। चर्स भरी सिगरेट उसके हाथ से नीचे गिर चुकी थी। उसने अपनी राइफल को उठाने की कोशिश की, लेकिन राइफल हवा में तैरती हुई उससे दूर चली गई। उसे नामालूम ताकत ने ज़मीन से अब 5 फुट ऊंचा बुलंद कर दिया था। फिर एक जोरदार हंटर उसकी कमर पर पड़ा और फिर तो हंटरों की बारिश हो गई। अब वो बुरी तरह चीख रहा था, अरे बचाओ, मैं मर गया, बचाओ। फिर एक ऊंची आवाज़ गूंजी, अब नशा करेगा तू यहाँ पर? नहीं नहीं, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ़ कर दो। सिक्योरिटी चौकीदार चीखें मारता हुआ बोला, अब जिंदगी भर नशा नहीं करूँगा, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी नशा नहीं करूँगा। चौकीदार अब नामालूम ताकत की जानिब से हंटर खा खा के बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आया तो सीधा अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे 1 हफ्ते तक बुखार रहा। उसके बाद उसने अपना ट्रांसफ़र और किसी ऑफिस में करा लिया था। वो एक पुरानी 1 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर 4 कमरे थे। एक तो वही पुरस्रार कमरा था, दूसरा कमरा सीनियर क्लर्क इमाम बख्श के इस्तेमाल में था, तीसरा कमरा पुराने रिकॉर्ड और फाइलों से भरा होता था, जबकि चौथा कमरा उनके लिए था जो ट्रांसफ़र होकर आते थे और उनका कोई माकूल रिहाइश का इंतज़ाम नहीं होता था, तो वो रिहाइश के इंतज़ाम तक उसी कमरे में आर्जी रिहाइश इख्तियार करते थे। हालांकि इमाम बख्श का कमरा उस पुरस्रार कमरे के बराबर में वाक़ था, लेकिन इमाम बख्श ने कभी उस कमरे में छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की थी। उसे अक्सर रात को ऑफिस में देर भी हो जाती थी और ख़ुद उसने अपने कानों से उस पुरस्रार कमरे में से टाइपिंग मशीन की आवाज़ को सुना था और कभी कुर्सी घसीटने की आवाज़ आती तो कभी कई लोगों के बातें करने की आवाज़ें आती। लेकिन इमाम बख्श उन आवाज़ों का आदी हो चुका था और कभी उस नादीदा मखलूक के मामलात में दखल नहीं देता था। अख्तर अली से पहले एक शख्स रसूल बख्श आया तो उसे चौथे कमरे में ठहरा दिया गया। इमाम बख्श ने पुरस्रार कमरे की सारी तफसील बता दी कि बाबा भूलकर भी उस कमरे में नहीं जाना और ना ही उस कमरे के सामने बैठकर कोई नाजेबा हरकत करना, और वो भी रात के वक्त। रसूल बख्श जवान था और वैसे भी जवानी दीवानी होती है। अक्सर जवानों को किसी उम्र रसीदा की नसीहत और तंबीह बुरी लगती है, सो रसूल बख्श को भी इमाम बख्श की सारी बातें फजूल लगी। इमाम बख्श के समझाने पर वो तंजिया हंसी हंसा और बोला, इमाम बख्श, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम लोग अभी भी दकियानूसी।
भूत चुड़ैल रूहें और जिन्नात के चक्कर में पड़े हो। बाबा, इस किस्म की ये तमाम बातें घड़ी हुई हैं। इन बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, और तुम देखना मैं ये साबित कर दूंगा। ये कमरा और उसकी पुरस्रार बातें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं। बाबा, रात के वक्त इस इमारत में एक चौकीदार होता है, और अब मैं रहूंगा। मैं इंसान हूँ। मैं मुंह, आंख और कान पर पट्टी बांध कर रहने से तो रहा, खामोशी से कमरे में बैठकर रात तो कटने से रही। मैं वैसे भी मौज मस्ती वाला आदमी हूँ। खाना पीना और रात को हसीन बनाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अपनी फ़िक्र खुद करनी है, किसी को मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और यह कतई नामुमकिन है कि मैं उस कमरे की वजह से डर और खौफ और पुरस्रारियत के पेश नज़र एक कोने में दुम दबाकर बैठ जाऊं। इमाम बख्श, तुम अपने काम से काम रखो, और हाँ, अगर एक मेहरबानी कर सकते हो तो जल्द से जल्द मेरे लिए कोई किराए का छोटा मोटा मकान तलाश कर दो। अब आइंदा मुझसे ऐसी बातें करके मुझे डराने की कोशिश ना करना। और ये बोलकर रसूल बख्श तंजिया हंसी हंसता हुआ अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त इमाम बख्श ने खामोशी से चौकीदार से मालूम किया कि रसूल बख्श की रात की मसरूफियात कैसी हैं। तो चौकीदार बोला, साईं, ये साहब तो बड़े खाने पीने वाले हैं। सिगरेट पे सिगरेट और फिर पीने वाली बोतल भी लेकर बैठ जाते हैं और ऑल फॉल बकते हुए वक्त गुजारते हैं। मुझसे पानी मंगाया, और जब मैं पानी लेकर गया तो मैं दहल गया। पुरस्रार कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें और उसके साथ साथ ही किसी दरिंदे की गुर्राहटें भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरा तो पित्ता पानी हो गया और मैं जल्दी से नीचे भागा। ये सुनकर इमाम बख्श ने चौकीदार को तो चलता किया और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, अल्लाह साईं, हम सब पर अपना रहम करना। और फिर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तीसरा दिन लोगों के लिए खूनी साबित हुआ। जब लोग दफ्तर में आए तो देखा कि रसूल बख्श की लाश दफ्तर के बाहर पड़ी थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, बल्कि दोनों हाथ और पांव की हड्डियां भी चूरा चूरा हो चुकी थी। आंखें अपने हलकों से बिल्कुल बाहर को उबली पड़ी थी। अब दफ्तर वाले अफसोस के सिवाय और कर भी क्या सकते थे। उस रात दफ्तर का चौकीदार भी तबीयत खराब होने के बाइस अचानक छुट्टी लेकर जा चुका था। जब लोग ऊपर गए तो देखा कि पुरस्रार कमरे के सामने पानी का जग, सिगरेट का एक पैकेट, शराब की छोटी बोतल पड़ी थी, और यही चीज़ें जो कि पुरस्रार कमरे में मौजूद जिन्नात को हरगिज़ पसंद न थीं। और रसूल बख्श की मौत वाक़ हो गई। अख्तर अली की जब उस ऑफिस में पोस्टिंग हुई तो उसने इन सब बातों को मजाक समझा और कहा, साईं, अगर मैं तो डेली शराब ना पीऊं तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता, और मैं किसी जिन भूत या चुड़ैल को नहीं मानता, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसी कमरे में बैठकर शराब पीऊंगा। साईं, आप अपने घर पर जो करना चाहें करें, लेकिन यहाँ कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना। इमाम बख्श ने अख्तर अली को समझाने की कोशिश की, लेकिन अख्तर अली एक ज़िद्दी तबीयत और दूसरों को नीचा दिखाने की फितरत रखने वाला शख्स था। और फिर एक मौका अख्तर अली को मिल ही गया जब उसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने बुलाकर कहा कि हेड ऑफिस को रिपोर्ट भिजवानी है और सिर्फ 3 दिन का वक्त मिला है। आप रात को ऑफिस में रुककर सारा काम मुकम्मल कर लें। अगर यहाँ पर डर लगता है तो फाइलें घर पर ले जाएं। मुझे जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके रिपोर्ट दें ताकि मैं हेड ऑफिस को रिपोर्ट भिजवा सकूं। नहीं सर, कोई मसला नहीं, मैं ऑफिस में रुककर ही अपना काम मुकम्मल करूँगा, लेकिन उस पुरस्रार कमरे की तरफ तुम नहीं जाना। उसके बारे में कई सच्ची बातें मशहूर हैं। रसूल बख्श और फिर चौकीदार वाला वाक़या भी तुमने सुन ही लिया होगा। सर, ये सब फजूल बातें हैं, मैं इन पर यकीन नहीं रखता। मुझे बस आप उस कमरे की चाबी दिलवा दें, मैं उसी कमरे में बैठकर ऑफिस का काम करूँगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने अख्तर अली को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, और फिर उस कमरे की चाबी जो कि इमाम बख्श के पास होती थी उसने हासिल कर ली। अख्तर अली चूंकि रात को शराब नोशी का आदी था, शराब की बोतल वो अपने बैग में रखकर पहले ही ले आया था। अख्तर अली ने ऑफिस का काम रात 12 बजे तक अपने ही कमरे में बैठकर किया। उसके बाद उसने अपनी शराब की बोतल उठाई और उस पुरस्रार कमरे का ताला खोला। कमरे का दरवाज़ा एक अजीब सी चरचराहट के साथ खुल गया। कमरे में 3 कुर्सियां पड़ी थीं, एक अदद बड़ी टेबल, एक टाइपिंग मशीन, एक पुरानी अलमारी। अख्तर अली चूंकि काम का बड़ा हिस्सा निपटा चुका था और अब वो सिर्फ उस कमरे में रात गुजारने और शराब नोशी की नीयत से दाखिल हुआ था। वो कुर्सी पर आराम से बैठ गया।
اس نے شراب کی بوتل میز پر رکھی اور شراب ڈالنے کے لیے بوتل کھولنے لگا کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ بوتل اپنی جگہ سے سرک رہی ہو، لیکن اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور کہنے لگا یہ میرا وہم ہے، اور پھر اس نے اچانک بوتل کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ آدھی بوتل اس نے گلاس میں انڈیلی اور شراب پینا شروع کر دی۔ پھر اس نے اسی طرح پوری بوتل ختم کر دی اور پھر کہا مار کر ہنسا، کوئی نہیں ہے یہاں جن وغیرہ، سب فضول اور جھوٹ ہے، اگر ہے تو میرے سامنے آئے، میں نے تو اب شراب بھی پی لی ہے، مجھے کچھ کر کے تو دکھاؤ تب میں مانوں۔ سب جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے بہت سال پہلے ایک انگریز مسٹر جونز یہاں شراب نوشی کی وجہ سے مر گیا تھا، میں تو ابھی تک زندہ ہوں۔ وہ بری طرح ہنس رہا تھا اور شراب کے نشے میں کمرے میں اچھل کود کر رہا تھا۔ اچانک کمرے میں دو افراد نمودار ہوئے۔ وہ شکل و صورت میں عام انسانوں جیسے ہی دکھائی دے رہے تھے، ان کے سروں پر ٹوپیاں اور چہرے پر داڑھی۔ وہ دونوں اختر علی کے سامنے کھڑے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اختر علی حیران تھا کہ یہ نامعلوم افراد کہاں سے آ گئے ہیں۔ تم بہت یاد کر رہے تھے نا ہمیں، اس لیے ہم ظاہر ہو گئے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، یہ ہمارا کمرہ ہے، ہم مسلمان جن ہیں اور ہم کوئی نشہ نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے کمرے میں کسی کو نشہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اور پھر دونوں کے قد لمبے ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے سر چھت سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے اختر علی کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیا اور پھر ایک جن نے نہ جانے کہاں سے ایک ہنٹر اٹھا لیا اور اختر علی کو ہنٹر سے مارنے لگا۔ اختر علی بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن وہ اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر وہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اختر علی اس پراسرار کمرے سے باہر پڑا ہوا تھا۔ اختر علی جب ہوش میں آیا تو اس کو چپ سی لگی ہوئی تھی، اب صبح ہو چکی تھی۔ امام بخش اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، ہاں سائیں، رات تو صحیح گزری نا؟ لیکن اختر بالکل گمسم تھا، اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا اور خوف کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا، اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور بس اسٹاپ کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ اب اپنے گھر ٹھٹھا روانہ ہو گیا تھا۔ گھر پر پہنچتے ہی وہ بستر پر گر گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن یہ کیا؟ وہی دونوں جن اس کے سامنے کھڑے تھے، اور پھر انہوں نے کہا لگایا اور کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو بچ جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر دونوں جنوں نے اسے الٹا لٹکا دیا اور ہنٹروں سے مارنا شروع کر دیا۔ اختر علی کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، اور پھر ایک جن نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا اور دوسرے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اب چیخ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اختر علی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اختر علی کے مرتے ہی دونوں جن وہاں سے غائب ہو گئے۔ آفس میں اختر علی کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ وہ تو اچھا بھلا آدمی تھا، وہ ضرور اس پراسرار کمرے میں گیا ہوگا جو کہ اس مخلوق کو پسند نہیں آیا ہوگا۔ امام بخش نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اختر علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ لگتا ہے اس نے ان جنوں کے کمرے میں شراب ضرور پی ہوگی، جس کی سزا اسے موت کی صورت میں ملی ہے۔ پھر لوگ جب پراسرار کمرے میں داخل ہوئے تو اس میں سے خالی شراب کی بوتل اور گلاس نے امام بخش کی بات کی تصدیق کر دی کہ اختر علی اپنی شراب نوشی کی عادت کی وجہ سے ان جنات کے عتاب کا شکار ہوا تھا۔ دوستو، کہانی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔